हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी जी के क्विज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बार फिर से AIBE के ऑल इंडियन बार काउंसलिंग एग्जामिनेशन जो होगा उसके टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपने पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो अब पढ़ लोगे इस वीडियो में, जो कि आपके लिए टॉप है। बिल्कुल टॉप का मतलब समझते हो ना, बिल्कुल हाई है, जो उसके ऊपर एक तरीके बहुत कुछ नहीं है उसके ऊपर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको वीडियो जरूर देखनी है, फुल वॉच करनी है रिवीजन के तौर पर। इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फास्ट करके जरूर देखना। अगर आप फास्ट करना नहीं जानते हैं तो ऊपर देख लेना, वहाँ पर 3 डॉट बना हुआ होगा, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करके एक यहाँ पे स्पीड करके सेक्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पे 2x वाले पे क्लिक कर देना, उससे आपकी वीडियो फास्ट हो जाएगी। और अगर आप जैसे फास्ट करके वीडियो देखोगे तो रिवीजन के तौर पर ही देखना फास्ट करके, क्योंकि अगर आप शुरू से फास्ट करके देखोगे तो आपके समझ में कम आ सकता है। और यहाँ पे मैं आपके लिए 10 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और बाकी जो मैंने वीडियो है वो बना चुका हूँ, वो आप जाके वॉच कर लेना, जिसमें मैंने टॉप 21 भी बताए हैं, किसी में टॉप 10 भी बताए हैं, और यानी कि इस टाइप के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बताए हैं जो कि अगर आप पर डे केवल एक वीडियो देखेंगे तो आपके कम से कम मैं मानता हूँ कि 100 से ज़्यादा क्वेश्चन तो तैयार हो जाएंगे जब तक आपका पेपर आएगा तब तक, अभी से। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लगातार वॉच करते रहना और डेली की वीडियो को वॉच करना, और एक जने को ये वीडियो सेंड जरूर कर देना जिसको इसकी आवश्यकता हो। जैसे आपका कोई दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो जो कि कहते हैं AIB लॉ संबंधित, या फिर आगे आने वाली जो जितनी भी परीक्षाएँ हैं, लेखपाल हैं और ये जितनी भी आती हैं सरकारी नौकरियाँ, उनकी तैयारी करना चाहे तो ये चैनल उसे सेंड कर देना। इस चैनल पर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी जो वो चाहता है, यानी कि जिस कॉम्पिटिशन की जितनी भी तैयारी कराई जाती हैं वो सब इस पर कराई जाएंगी विद MCQ, और वो भी हिंदी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो पहला क्वेश्चन कहता है कि ए ने अपनी पत्नी और, यानी कोई एक व्यक्ति है ए, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन को समझना, जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा, ये पिछले मैंने वीडियो बनाई है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, बस थोड़ा बदला जाता है कि उसमें उसकी पत्नी ने पति की हत्या करके यानी कि आत्मसमर्पण किया था, इसमें यानी ए ने अपनी पत्नी, यानी पति ने पत्नी और बच्चों की हत्या करके, यहाँ पे ये बच्चे सम्मिलित हैं इसमें, उसमें वो नहीं था। तो फिर ये यानी क्वेश्चन उससे मिलता जुलता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि ए ने अपनी पत्नी और, यानी कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, उसने अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों की हत्या कर पास के पुलिस स्टेशन में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया और जुर्म कबूल कर दिया उसने, यानी कि उसने सरेंडर कर दिया। यह बयान अदालत में ए के खिलाफ सबूत के रूप में स्वीकार है, यानी कि उसने जो आत्मसमर्पण किया है, जो उसने आत्मसमर्पण कर दिया वो अदालत में ए के खिलाफ है, जबकि आत्मसमर्पण करना यानी कि सरेंडर कर देने से तो जो आरोपी है उसकी सज़ा कम होती है, लेकिन ये तो उसके और खिलाफ है। अब खिलाफ क्यों है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और रूल यही है कि आपको 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को तैयार करना है कि आपका क्या राइट है, ABCD, और फिर मैं बताऊंगा कि आपका जो आंसर है वो राइट होगा या नहीं। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी यानी कि बहुत सारी तैयारी होती है। तो चलिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन कहता है उसमें कहता है ए का व्यक्तित्व अभी स्वीकार, यानी ये स्वीकार्य है जब यह पुलिस उपाध्यक्ष, यानी कि तभी स्वीकार होगा जब ये पुलिस उपाध्यक्ष, यानी कि ऊंचे पद वाले पुलिस वालों को दिया जाता, यानी कि इसलिए स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि उसने छोटे पुलिस वालों को दिया, क्योंकि पुलिस तो पुलिस है ना, छोटे वाले पुलिस को सरेंडर किया गया, बड़े वाले पुलिस को। और यहाँ पे बी में कहता है कि ए का बयान अस्वीकार है। अस्वीकार क्यों है? क्योंकि यह पुलिस की हिरासत में था, ये पुलिस की हिरासत में था, जबकि स्वीकारोक्ति की गई है, यानी वो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, उसके बाद उसने स्वीकार किया। तो अब अरेस्ट करने के बाद स्वीकार करना क्या है? और यहाँ पे ये कहता है कि इसी में कहता है कि एक बयान, यानी कि ए का बयान स्वीकार है क्योंकि यह स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति थी और पुलिस ने कोई बल नहीं दिया था, यानी कि इसमें ये कहा है कि पुलिस को कोई बल नहीं देना पड़ा और उसने खुद ही सरेंडर कर दिया। और डी में कहता है कि ए का बयान स्वीकार है क्योंकि ए को गिरफ्तार नहीं किया गया था और जब स्वीकारोक्ति की गई तो वह पुलिस की हिरासत में था, यानी कि गिरफ्तार नहीं किया और पुलिस की हिरासत में भी था। ऐसा कैसे हो सकता है? और तो आप लोगों ने इसमें से एक आंसर सोच रहे हैं ना, ABCD, क्या आपको कौन सा लगता है? तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। आप लोगों ने सोच लिया होगा, कमेंट कर देना ABCD। मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ए का बयान अस्वीकार है। अरे यार जाहिर सी बात है ना, अस्वीकार है तभी तो उसके खिलाफ कितने कार्रवाई चल रही है। देखो तभी तो ये बयान ए के खिलाफ, ये ए के खिलाफ सबूत के रूप में स्वीकार किया गया। ए के खिलाफ यानी कि उसका जो बयान था वो स्वीकार किया ही नहीं गया है। ए का बयान अस्वीकार है, बस इतनी सी लाइन देखो और टिक लगा दो, और किसी में अस्वीकार किया ही नहीं गया है, बाकी सब में स्वीकार किया गया। स्वीकार किया गया होता तो उसके खिलाफ बयान क्यों चलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि सामान्य खंड अधिनियम 1897 यह प्रावधान करता है, यानी कि क्या प्रावधान करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और फ्रेंड्स हमारा जो चैनल है वो 500 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा निकट है, यानी बहुत ही ज़्यादा करीब है, बिल्कुल ही बस जड़ पर पहुँच गया है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी कराएं। उसके बाद में हमारा टारगेट होगा 1K का। ठीक है, 1K का हमारा टारगेट बन जाएगा तो उसको भी पूरा कराना आपको। ये इसमें हाँ, तो इस तरीके से रहेगा। तो ठीक है, आप यानी कि सब्सक्राइब कर देना और किसी एक व्यक्ति को सेंड भी कर देना। तो यहाँ पे ये पहले क्वेश्चन में, यानी दूसरे क्वेश्चन में ये कहता है कि सामान्य खंड अधिनियम 1897 एक यह प्रावधान करता है, और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें राइट आंसर बताना है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो भी आप यानी कि ये क्वेश्चन वगैरह तैयार करते हैं उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर ए होता है जिसकी आपको क्या ध्यान रखना है, उसका क्वेश्चन जितना ज़्यादा लेंथी होगा वो उतना ही ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा, जिसमें जितनी ज़्यादा सन, आर्टिकल, धारा वगैरह ये चीज़ें होंगी उसे ज़्यादा ही ज़्यादा यानी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके होते हैं। और जैसे कि आपका जब पेपर निकट आ रहा होगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, 1-2 वीडियो ऐसे बनाऊंगा जिसमें आपको भले ही कुछ नहीं आता पेपर में, लेकिन कुछ ऐसे उस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन होंगे या ऐसी ट्रिक होगी जो आपकी ज़रूर देखनी है, क्योंकि आप लॉ का एग्ज़ाम देने आ रहे हो। तो फिर मैं आपके लॉ से संबंधित एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो आपको पास यानी कि वो क्रैक कराने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो ये मेरी आप गुजारिश समझिए या आपको सलाह समझिए, लेकिन वो वीडियो आपके लिए रियली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और ये वीडियो तो आप जैसे तैयारी करते हैं तो तैयारी में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, यानी इनको तैयार करना ही करना है। लेकिन वो वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो किसी मजबूरी या कारण वो तैयारी नहीं कर पाए, तो वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना ऑप्शन शुरू करते हैं। यहाँ पे कहता है कि केवल सामान्य खंड जो चाप को अनुबंधों का हिस्सा माना जाता है जब तक कि अनुबंध स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान नहीं करता है। और बी में कहता है केवल ऐसे खंड जिन्हें सभी ये मध्यस्थता समझौतों का हिस्सा माना जाता है, यानी ये आर्टिकल के अंदर है, प्रावधान के बारे में बताया जा रहा है किसके अंदर आ जाता है, यानी इसके अंदर क्या आएगा। तो इसमें कहता है केवल सामान्य खंड जिन्हें सभी ये संबंधियों का हिस्सा माना जाता है जब तक कि प्रश्न में संबंधी शब्द स्पष्ट रूप से यानी कि अन्यथा प्रदान नहीं करती, यानी जब तक शब्द नहीं दिया था। और डी में कहता है विधान में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले वाक्य शब्दों की परिभाषा। तो इसमें यानी कि 4 ऑप्शन दे दिए, तो ए बी सी डी, आप इनमें से एक अपना राइट आंसर सोच लेना। ए हो सकता है, बी, सी या फिर डी। और मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधान में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले शब्दों की परिभाषा। ठीक है, तो धारा अधिनियम की ये प्रावधान के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं ना, पीडीएफ, तो मुझे कोई एक ही व्यक्ति, यानी कि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, कुछ कमेंट कर दें, जैसे 5 कमेंट कर दें मुझे कि पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपके लिए पीडीएफ भी इसके पीडीएफ विद आंसर के साथ वो एनरोल करा दूंगा। कहीं पे मैं कोई साइट वगैरह बता दूंगा, टेलीग्राम साइट, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह ऐसी साइट बता दूंगा जिस पे जाके आप वहाँ से पीडीएफ भी जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और लेकिन आपको वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं समझता हूँ पीडीएफ से ज़्यादा आपको वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वीडियो वॉच नहीं करेंगे तो आपको ट्रिक कैसे पता चलेगी। ट्रिक नहीं, यानी कि आपको समझ में कैसे आएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं केवल पीडीएफ में नहीं बता सकता, मैं इस तरीके से बोल के बता देता हूँ। जैसे कि अभी आपको बताया कि एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और जैसा कि ऊपर अभी मैंने बताया था कुछ ट्रिक की उसमें स्वीकार यानी अस्वीकार कर दिया गया, तो इस तरीके से चीज़ें याद करने के तरीका भी होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। ये HLA मार्ट कानून को परिभाषित करता है, यानी HLA मार्ट कानून को परिभाषित करता है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D। तो यहाँ पे पहले में कहता है संप्रभु की एक कमान मंजूरी से लागू करने योग्य। बी में कहता है नैतिक सिद्धांत जिनकी खोज मानवीय कारण से की जा सकती है। डी में कहता है प्राथमिक और माध्यमिक नियमों का संग, या यानी कि सी में। और डी में कहता है कि नियम जो कारण के अनुसार
ये चाप करते हैं। ठीक है, और ABCD आप इनमें से एक आंसर सोच लेना, ABCD कौन सा हो सकता है। और मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक और माध्यमिक नियमों का संघ। यानी HLA मार्ट को परिभाषित करता है, प्राथमिक और माध्यमिक नियमों का संघ परिभाषित करता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के बढ़ते हैं। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और किसी एक व्यक्ति को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे कहता है कि जिसमें न्यायशास्त्र स्कूल के बीच गुणात्मक अंतर है, जिसमें न्यायशास्त्र स्कूल के बीच गुणात्मक अंतर है और जोर देकर कहा जाता है, तो इसमें से क्या है? समावेशी कानूनी सकारात्मकताएं, या फिर प्राकृतिक कानून है यानी प्राकृतिक कानून है, या विशेष कानूनी सकारात्मकताएं, या फिर व्याख्यात्मक सिद्धांत है। तो ABCD, तो इसमें से एक अपना राइट आंसर चूज कर लेना। तो मैं बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष कानूनी सकारात्मकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे ये कहता है कि अगर जैसे होलफील्ड की विशेष कानूनी अवधारणाओं की समझ को सक्षम करने के लिए एक अवयव तैयार किया, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यह है कौन सा तंत्रिका संबंधी संबंध है। ये तांत्रिक निकल गया था वो। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD। ठीक है, तो आप पहले में ये कहता है कि स्वतंत्रता और कर्तव्य, दूसरे में विशेषाधिकार और अधिकार, सी में कहता है कि अधिकार यानी दावा और कर्तव्य, और डी में कहता है सही और कोई सही यानी कोई सही नहीं। सही से हमें नहीं पता कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है, तो ABCD आप इसमें से एक आंसर चूज कर लेना। मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकार, दावा और कर्तव्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो लाइक जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है यार, कम से कम 2-3 घंटे का टाइम लगता है एक वीडियो बनाने, तो आप बस एक पल सेकंड का एक लाइक दे देना बस। ठीक है, लाइक कर देंगे, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। उसमें डाटा नहीं जाएगा आपका, ना गैलरी में रैम भरती है, कुछ नहीं होगा, आपके काम की वीडियो ही मिलेंगी इसमें। और यहाँ पे कहता है, अरे यार इसमें ये फंक्शन देखना पड़ेगा, ये कट करके क्यों आता है। अगर आपको किसी को पता हो तो ये वाला फंक्शन मैं बता देना, ताकि ये जब वीडियो बनाए तो ऊपर का यानी क्लिक होने से ऊपर के ये जो चीज़ें हैं वो नहीं आया करें। तो यहाँ पे कहता है कि एक कानून ट्रस्टी अभिभावक समिति या अन्य व्यक्ति का संदर्भ देता है, जिसमें देता है कानून में अन्य व्यक्ति के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा संबंध कम सटीक है। ये आप इस चीज़ पे गौर करना। यहाँ पे इसने कहा कौन सा कम सटीक है। ठीक है, यहाँ पर इसने ये कहा कि कौन सा कम सटीक है, दिए गए सिद्धांतों के आधार पर उत्तर दीजिए। यानी कि एक कानून ट्रस्टी अभिभावक समिति या अन्य व्यक्ति, यहाँ पे जो अन्य व्यक्ति आया है इसका मतलब क्या है, इसके लिए इनमें से कौन सा शब्द कम सटीक है ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और यहाँ पे सिद्धांत जो है, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत ये दे रखा है, सिद्धांत दे रखा है कि जहाँ एक कानून में विशेष और विशिष्ट शब्दों का पालन करते हुए सामान्य शब्दों को ये निर्दिष्ट लोगों के रूप में एक ही तरह की चीज़ों तक ही सीमित होना चाहिए। यहाँ पे ये सिद्धांत, इसका सिद्धांत दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन क्या है, ये आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले में कहता है कोई व्यक्ति ट्रस्टी अभिभावक या समिति के समान स्थिति में नहीं होता है, और बी में कहता है ट्रस्टी अभिभावक या समिति के समान स्थिति में व्यक्ति। सी में कहता है एक व्यक्ति जो ये मौद्रिक रूप से बाढ़ की देखभाल करने में सक्षम है, या डी में कहता है एक व्यक्ति जो अस्वस्थ मन का नहीं है, जैसे कि ट्रस्टी अभिभावक या समिति। तो ABCD, तो आप इसका राइट आंसर सोच के रख लेना, जो आपको राइट लगता है। मेरा राइट कहने का मतलब है जो आपको राइट लगता है वो वाला आंसर सोच के रखना। तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो रियली राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। कोई व्यक्ति ट्रस्टी अभिभावक या समिति के समान
स्थिति यानी कि स्थिति में नहीं होता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने 7 क्वेश्चन की ओर। तो मैं फिर से कहता हूँ, अगर आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो यहाँ ये लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और यहाँ पे ये कहता है कि पेशेवर नैतिकता पेशेवर नैतिकता किस महत्वपूर्ण सिद्धांत को बनाए रखा क्लार्क बनाम संयुक्त अमेरिका। थोड़ा क्वेश्चन ज़रा थोड़ा गलत हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ कहता है पेशेवर नैतिकता के किस महत्वपूर्ण सिद्धांत को बनाए रखे कार्ल मार्क्स बनाम संयुक्त अमेरिका। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमाव वाला है, यानी कि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। मैंने उसमें 2-3 जगह सर्च करा, लेकिन ये क्वेश्चन ही ऐसा है। भी पर बहुत ज़्यादा घुमा के देते हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको क्वेश्चन भी याद करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको क्वेश्चन ही याद करने पड़ते हैं। देखिए ये तो एग्जाम की चीज़ है, हम इसमें कमी तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि क्या पता क्या स्टैंडर्ड सोच के बनाया हो पेपर में, या किस चीज़ का ये देखने के लिए बनाया हो कि कोई स्टूडेंट कितना सोच सकता है, इसके ऊपर बनाया हो। तो इसकी हम कमी नहीं निकालते हैं। आपको क्वेश्चन भी याद रखना होगा। पेशेवर नैतिकता के किस महत्वपूर्ण सिद्धांत को बनाए रखने के लिए कार्ल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका। अब कैसे कहें, ऐसे ये समझ में नहीं आता। महत्वपूर्ण सिद्धांत को बनाए रखा क्लार्क संयुक्त अमेरिका। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए में कहता है एक अधिवक्ता को ये मुकीवल यानी कि मुवक्किल के हित को बनाए रखना चाहिए, चाहे उसकी व्यक्तिगत राय क्या हो। और बी में कहता है कि एक अधिवक्ता को सगाई के दौरान उसे किए गए किसी भी संरचना की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। और सी में कहता है कि यदि कोई अधिवक्ता अवैध उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए कोई संचार करता है तो कोई अधिवक्ता सूचना का खुलासा कर सकता है। डी में कहता है कि एक अधिवक्ता को मुकदमा को भड़काने से बचना चाहिए, यानी अधिवक्ता को मुकदमा से भड़काने से बचना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दे रखें ए बी सी डी। तो आप अपना राइट आंसर सोच के रखना। मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यदि कोई अधिवक्ता अवैध उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए कोई संचार करता है तो कोई अधिवक्ता सूचना का खुलासा कर सकता है। और हम अपने 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बयान एक अधिवक्ता के अंशकालिक रोजगार के बारे में नियम के बारे में सटीक है, यानी इसमें पूछा कौन सा सटीक है। तो आप ये इसके क्वेश्चन में बताता हूँ। जैसे ऑप्शन में ये में कहता है कि किसी अधिवक्ता के अंशकालीन रोजगार की अनुमति बिल्कुल नहीं है। और बी में कहता है कि एक अधिवक्ता संबंधी राज्य की एक बार काउंसिल की सहमति से अंशकालीन रोजगार में लगाया जा सकता है। और सी में कहता है कि अधिवक्ता के मुवक्किल अधिवक्ता के अंशकालीन रोजगार की गरिमा को स्वीकार करते हैं। और डी में कहता है कि अधिवक्ता के मुकव्विल अंशकालीन रोजगार लेने के लिए अधिवक्ता के चयन से सहमत हैं। तो ए बी सी डी। तो आप इनमें से एक अपना राइट आंसर सोच के रखना। ये हो सकता भी तुक्का मारिए, यहाँ पे कोई आपका टेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपको याद रखना है। और आप कमेंट कर देना, तुक्का भी मत मारिए, आप सिर्फ ए बी सी डी जो आपका मन कर रहा है वो कमेंट कर दो बस। तो मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक अधिवक्ता संबंधी राज्य की बार काउंसिलिंग की सहमति से अंशकालीन रोजगार में लगाया जा सकता है, ठीक है। तो हम अपने 9 क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक वॉच कर रहे हैं तो एक वीडियो को एक लाइक तो यार जरूर कर देना, ठीक है। और यहाँ पे इसमें ये कहता है 9 क्वेश्चन है, तो इसमें ये कहता है कि बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया यानी कि AIE बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा कानूनी पेशे को शुरू करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों पर बार काउंसिलिंग के नियमों पर लगाए गए रोजगार पर प्रतिबंध हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन है, क्योंकि बार काउंसिलिंग ये जिसका एग्ज़ाम है उसी इसमें जिक्र किया गया है।
तो इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर ही याद करना और इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर सेंड करना किसी व्यक्ति को, ताकि उसका भी इस क्वेश्चन से भला हो सके। यानी ये वीडियो तो आपको जरूर सेंड करनी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहता है कि यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ABCD, तो उपरोक्त सभी भी है इसमें। और जाहिर सी बात है, मैंने आपको कितनी बार बताया, यानी कि कितनी बार मैंने आपको सलाह दी है कि अगर कहीं उपरोक्त सभी हो या उपरोक्त में से कोई नहीं हो तो आपको कुछ समझ में ना आए तो यही D आंसर लगा दो, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये उपरोक्त सभी और उपरोक्त में से कोई नहीं सिर्फ उन्हीं में दिया जाता है जिसमें 99% चांस होते हैं कि इसका आंसर ये ही हो। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी। अब लेकिन उपरोक्त सभी क्यों है, तो यहाँ पे इसमें क्या क्या आता है, क्योंकि ये है ना, पेपर में तो कुछ भी आ सकता है। पेपर में हो सकता है ये उपरोक्त सभी ना दे और इनमें इन तीनों में से कोई एक ही रखे, तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता है। तो यहाँ पे ए में कहता है वे व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन वे एक फर्म में स्लीपिंग पार्टनर हो सकते हैं। ये AIB के व्यक्तियों के लिए है जो AIB क्रॉस करते हैं, AIB वाले। और बी में कहता है व्यवहार में लगे रहने के दौरान वे किसी भी व्यक्ति, सरकारी फर्म, निगम या चिंता के पूर्णकालीन वेतन भोगी कर्मचारी नहीं हो सकते। यानी सरकारी पेंशन, वो जहाँ तक इसका मतलब यही लग रहा है मुझे, ये सरकारी फर्म, निगम, चिंता, पूर्णकालीन का मतलब होता है ये पेंशन आना है, तो पूर्णकालीन वेतन भोगी यानी कि पेंशन नहीं ले सकते, इसका अर्थ मुझे ये लगा। और सी में कहता है कि वे राज्य की बार काउंसिलिंग को सूचित किए बिना कोई रोजगार नहीं ले सकते जिसके रोल पर उनका नाम दिखाई देता है। यानी कि ऐसा कोई भी क्या कहते हैं काम नहीं कर सकते बिना बार काउंसिलिंग की इजाज़त के जहाँ पे उनका नाम या उनका आधार कार्ड वगैरह चलता है। और डी में कहता है उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया, पहले बता दिया और अभी बताता हूँ कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो हमारे अपने चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर आज की वीडियो की। और मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, मैं केवल याद दिलाता हूँ आपको जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं इसका PDF आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। और अगर आपको क्या कहते हैं किसी और एग्ज़ाम से संबंधित टॉपिक्स चाहिए, या आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई भाई, दोस्त, बंधु, कोई भी हो जो उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या करना चाहता हो, जो एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, तो उसका आप कमेंट में नाम बता दें, मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा पूरी। और मैं ये जो है तो ऐसी इंपॉर्टेंट लाता रहता हूँ। और एक वीडियो को आप सेंड जरूर करना किसी एक व्यक्ति को, ताकि उसका ही भला होगा, आपका ही भला हो रहा है, उसका ही भला हो जाएगा, सबका भला होगा, ठीक है। तो एक व्यक्ति को जरूर सेंड कर देना। तो यहाँ पे कहता है ए ने अपने वकील, एक कोई व्यक्ति है ए, ये आपको ये AB वाले क्वेश्चन बहुत ही ध्यान रखने, ठीक है। ए ने अपने वकील B को खुलासा किया कि वह राष्ट्रीय उद्यान में एक काला हिरन गोली मार दिया थी। देखो उसने राष्ट्रीय उद्यान तो आपको पता ही होगा ना, कोई एरिया होता है जैसे राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि कोई निश्चित एरिया होता है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता, कोई मार नहीं सकता। तो ये है, उसने अपने वकील को बताया है कि उसने राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी काले हिरन को गोली मार दी है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो अभी मैंने ऊपर के 10 बताए हैं उनमें से मैंने आपको 2-3 बता दिए हैं, और मुझे याद नहीं कितने बताए मैंने इंपॉर्टेंट। और ये वाला भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉप 10 तो आते हैं, लेकिन टॉप 10 में से भी क्या इंपॉर्टेंट है उनमें से, क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट के अंदर से इम्पोर्टेंट निकल जाता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि नहीं बाकी से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो आपको हाल ही में बिल्कुल याद करनी है। जस्ट अब रिविजन आप वीडियो को करेंगे और इसे याद कर लेना। तो ए ने अपने वकील को B को बताया है कि उसने राष्ट्रीय उद्यान में एक काले हिरन को गोली मार दी, और इसलिए B उसे बचाने का प्रयास करे। B को क्या करना चाहिए, यानी वकील से उसने कहा तू मुझे बचा ले, बस कैसे भी हो जाए तू मुझे बचा ले, मैंने राष्ट्रीय उद्यान में काले हिरन को गोली मार दी। और अब B को उसे बचाना है, जाहिर सी बात है वकील है, पैसे वैसे लेगा, यानी कैसे भी सेटलमेंट करके, रिश्तेदार हो सकता है, उसे बचाना है बस। उसे कैसे बचाएगा बस, B को क्या करना चाहिए। तो B को यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि आपको सुझाव देना। देखो AIB, लॉ, वकील सब एक ही चीज़ होती हैं। तो आप अगर ये बताइए, अगर आप होते उसकी तो आप क्या करते, जो आप करते हैं वो इसमें से ऑप्शन में देख लेना। अगर वो आपको मिल जाए तो वो राइट आंसर हो जाएगा, और अगर वो नहीं मिला तो फिर आप इस ऑप्शन को पढ़ना, मैं आपको बता देता हूँ। और अपना जो आंसर है उसे कमेंट कर देना, पहले कमेंट कर देना, ताकि आपकी जो सोच है वो आपकी स्थिर हो जाए कि हमने ये सोचा था तो लेकिन ये सही था, यानी हमने सही सोचा, अगर ये गलत था तो ये गलत क्यों था, इस चीज़ की खोज करें, ठीक है। तो यहाँ पे पहले में कहता है B ने
अपराध किया है और उसकी सुरक्षा करना घोर अन्याय होगा। सॉरी, यहाँ पे ये गलत छप गया है। यहाँ पे ये बी नहीं होगा, यहाँ ए आएगा। क्या आएगा? क्योंकि ए ने अपराध किया ना, ए ने गोली मारी है। कोई बी तो यार, बी तो वकील है, वकील ने थोड़ी गोली मारी है। ठीक है, तो बी ने अपराध किया, तो ए ने अपराध किया है और उसकी रक्षा करना जायज़ बात है। यानी कि बुरे व्यक्ति को शरण देना बुरा होता है, माफ़ करना है। हाँ ठीक है। और यहाँ पे ये कहता है कि ए का बी के प्रति प्रकटीकरण और अधिवक्ता और एक ग्राहक के बीच संचार को दिए गए विशेषाधिकार के तहत पेशेवर संरचना होगा और बी को इस जानकारी का खुलासा करने से बचना होगा। यानी कि जाहिर इसमें कुल ये कहा है कि ए और बी एक दूसरे के प्रति पूरी तरह प्रकट हैं। दोनों ने अपने यानी कि अपनी जो कहें तो जितनी बातें हैं ए ने खोल के रख दी उसके सामने बी के सामने। तो अब बी यानी ए ग्राहक बन के आया उसके पास कि तू मुझे बचा ले, बी से कहा, तो बी को उसे बचाना चाहिए, जानकारी खुलासा करने से बचना है, उसे जानकारी ना खोले ये करना है, क्योंकि ग्राहक की सेवा करना ही दुकानदार का धर्म है। उसी तरह जो भी व्यक्ति आता है उसे बचाना ही वकील का कर्म है। तो यहाँ पे इसका यानी बी का मतलब ये है। और सी में कहता है ए को बी को प्राधिकारियों को स्वीकार करने की सलाह देनी चाहिए। यानी कि जो उन्होंने अपराध किया उसे स्वीकार कर लो, बी ये सलाह देगा या फिर ये उपरोक्त में से कोई नहीं। अब मेरे हिसाब से 10-15 लोग ये सोच रहे होंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो, केवल 10%। लेकिन 85% ये सोच रहे होंगे कि इसका आंसर बी होगा। ठीक है, और जो थोड़े बहुत भी जो बचे वो ये सोच रहे होंगे इसका आंसर ए होगा। तो आप ए बी सी डी जो भी आपको लगता हो, मैं कह रहा हूँ ए बी सी डी जो आपको लगा अभी के अभी कमेंट कर दें, उसमें बिल्कुल हाल ही में कमेंट कर दें कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, और तभी मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ ए बी सी डी क्या हुआ। कमेंट कीजिए आप। कमेंट कर दिया? मैं आप पे विश्वास है कि आप लोगों ने कमेंट कर दिया हुआ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा। तो आप लोगों ने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो दुकानदार और ग्राहक वाला ही वो है इसमें सवाल जवाब कि दुकानदार को ग्राहक की मदद करनी, जाहिर सी बात है। उसी तरह वकील को जो व्यक्ति आया उसकी मदद करनी, खुलासा होने से बचाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो कमेंट में PDF, ठीक है, ये कमेंट कर देना। और अगर आपको जैसे कि और भी किसी टाइप के कंपटीशन की वीडियो चाहिए तो वो बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। यार 3 घंटे लगे हैं वीडियो को बनाने में, पूरे एक वीडियो बनाने में मुझे कम से कम आधा घंटा लगता है। देख ही सकते हैं आप, ये आधे घंटे के आसपास वीडियो हो चुकी है। मैं देख रहा हूँ कि ये 30 मिनट की वीडियो हो गई है, और 30 यानी 27 मिनट की, और 27 मिनट के बाद मुझे कम से कम 20 मिनट लगते हैं वीडियो एडिट करने के बाद थंबनेल वगैरह बनाने में, और मैंने बहुत टाइम हो जाता है। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी व्यक्ति को इस चैनल की ज़रूरत हो तो उसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के संग, प्रीवियस पेपर के संग। और मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर भी लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रोवाइड होने वाला है। और एक नहीं, मैं उसमें आपके लिए जहाँ तक है उस मॉडल पेपर में आपके 25 क्वेश्चन रखूँ जो केवल मॉडल पेपर है। अगर आप उसका आंसर चाहती हैं तो मैं उसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा उसका भी, यानी कि उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केवल आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो उस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।